Hello student, this is JT sir. Welcome to Premier. So last class we have discussed in some basic concept of chemistry up to concept of different type of mass. हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे लास्ट क्लास तक. लास्ट क्लास में some basic concept of chemistry में कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मास तक हम लोग पढ़ लिए थे अच्छे से. ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट्स नहीं होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा क्योंकि ए टू जेड मैंने बताया हूँ. ठीक है, आवर टूडेज टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. आखिर नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करता है, तो मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक लेवल और एक्सटेंड कर रहे हैं. ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो हम लोग बात कर लिए थे कि मोल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोल. तो बड़ा सिंपली तरीके से आपको समझाया थे कि मोल क्या होता है. मोल इज जस्ट लाइक ए मोल इज ए अमाउंट ऑफ सबस्टेंस व्हिच कंटेन्स 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स. मतलब हम कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि वन मोल मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग. इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. ये डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग कंक्लूजन में निकालेंगे. वन मोल मीन्स क्या होता है. वन मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स. वन मोल इज इक्वल टू क्या होता है 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स. इसी नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर से भी जानते हैं, जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आगे हम जाएंगे. अगर हम केस वन लेके चलें, केस फर्स्ट, इसी में अगर हम केस फर्स्ट ले लें. ठीक है, इन केस ऑफ एटम्स से अगर हम रिलेट करें मोल को, वन मोल को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग. वन मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स. और इतने एटम के मास को ही हम लोग क्या बोल देंगे, ग्राम एटॉमिक मास. यहां तक क्लियर है, बोलिए. ये हम लोग लास्ट क्लास में इतना तक हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं. इन केस ऑफ एटम वन मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स एंड द मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं. ठीक है, केस नंबर टू. इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं. वन मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 molecules and mass of 6.023 into 10 to the power 23 molecules is nothing but it is ग्राम मॉलिकुलर मास. और ग्राम मॉलिकुलर मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बेसिकली बोलते हैं. आ रहा है समझ में, यहाँ तक क्लियर है. यहाँ तक एटम समझ रहे हैं. जैसे एटम हो गया आपका क्या, सोडियम का एटम, ठीक है, कार्बन का एटम, जैसे हाइड्रोजन का एटम, ये सब हो गया. मॉलिक्यूल्स क्या होगा, जैसे H2O का मॉलिक्यूल हो गया, दिस इज H2O का मॉलिक्यूल. तो जब इतने वाटर मॉलिक्यूल का अगर मास निकालते हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम मॉलिकुलर मास के बराबर हो जाएगा. ये केस नंबर 2 हो गया. अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 3. मोलर वॉल्यूम क्या होता है. केस नंबर 3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार भी लगा रहे हैं. केस नंबर 3, इन केस ऑफ गैस क्या होता है, जैसे SO2 गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल गैसेस. ठीक है, इन केस ऑफ गैस क्या हम लिख सकते हैं कि वन मोल इज इक्वल टू कितना गैस पार्टिकल्स होगा, 6.023 into 10 to the power 23. वन मोल इज इक्वल टू 6.023 into इतना गैसियस पार्टिकल्स हो जाएगा, गैसियस पार्टिकल्स. और इतने गैसियस पार्टिकल वन मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, 22.4 लीटर. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग मोलर वॉल्यूम. इसी को क्या बोलेंगे हम लोग,
मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। ध्यान रखेंगे 1 मोल इज इक्वल टू, अगर इतना पार्टिकल तो इतने गैसियस पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। पर ध्यान रखेंगे ये जो स्टेटमेंट है वो केवल एक ही कंडीशन में है, वो कंडीशन कौन सा है, एट एसटीपी कंडीशन है, एट एसटीपी कंडीशन, एट एसटीपी कंडीशन। अभी एसटीपी कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, कितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, इन कैल्विन कितना हो जाएगा 273 कैल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना माना गया है 1 atm, ये स्टैंडर्ड मान के लिया गया। इतने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इतने पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। याद रखिएगा गैसेस का वॉल्यूम डिपेंड्स करता है किस पे, प्रेशर और टेम्परेचर पे, ऑन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर वेरी, ये ध्यान रखेंगे। तो एसटीपी कंडीशन पे हमेशा किसी भी गैस पार्टिकल के लिए, किसी भी गैस के लिए इतने गैस पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना होगा, ऑलवेज 22.4 लीटर होगा। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बना के इसको रखा गया है, इसको आज के बाद याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये सब चीज यूज होने वाला है। एंड दिस फॉर्मूला और ये दिस स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल गैसेस, SO2, ठीक है, SO2, H2, हीलियम गैस, नियोन गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैस, सारे गैस के लिए स्टेटमेंट यूजफुल होगा। तो यहाँ पे एसटीपी के लिए एक नोट बना के लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट बना के आप ध्यान रखेंगे। एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लिया गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया गया है 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना लिया गया है 1 atm। तो इस एसटीपी कंडीशन पे किसी भी गैस के लिए 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, ऑलवेज 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पे एक लाइन और लिखते हैं इस साइड, नोट बना के, हैशटैग नोट बना के लिख देता हूं मैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP condition is always occupy 22.4 लीटर। तो ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये यूज होने वाला है स्टेट्स ऑफ मैटर में। जब आप पढ़ोगे स्टेट ऑफ मैटर में, वहां भी न्यूमेरिकल्स में ये यूज होगा। तो ये कंक्लूजन मैंने बता रहा हूं आपको कि 1 मोल मींस क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इन केस ऑफ एटम क्या हो जाएगा, 1 मोल में इतने एटम, इतने एटम के मास को हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल के केस में 1 मोल इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम लोग मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, और गैसेस के लिए ध्यान रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में जब पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 का ये एक कंक्लूजन पार्ट है। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए यहाँ तक। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रहा, मिटा दें, आगे बढ़े, चलिए। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन डिफरेंट केसेस, ठीक है। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं 3 केस में निकालते हैं। अभी हम 4 केस में बताएंगे, वो 2 केस एक्चुअली एक ही केस है, ठीक है, बट इसको एलॉबरेट करके 3-4 केस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 तरीके से। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का गिवन मास दिया हुआ है, देन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट केस, अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का गिवन मास दिया हुआ है, देन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सेकेंड केस है, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का,
देन वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। एंड थर्ड केस है, अगर एसटीपी कंडीशन पे किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, देन वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। बोलिए, ये तीन केस यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। थ्री बेसिक फॉर्म to calculate the number of moles, तीन बेसिक फॉर्म है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। देखिए यहां पे ध्यान से, आपको मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट किसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। अगर मान लो कि आपको गिवन मास दिया हुआ है, या आपको दिया हुआ है गिवन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंडीशन। और नेक्स्ट केस है, अगर आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है किसी भी सबस्टांस का, तो गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, उसको शॉर्ट फॉर्म में जीवी लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन दिया हुआ है। गिवन मास दिया हुआ है किसी भी सबस्टांस का, गिवन मास ऑफ एनी सबस्टांस अगर दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ एनी सबस्टांस दिया हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में गिवन मास को W लिख लेते हैं, ठीक है। और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं N। अगर आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है किसी भी सबस्टांस का, या किसी भी सबस्टांस का गिवन मास दिया हुआ है, और किसी भी गैस का एसटीपी कंडीशन पे गिवन वॉल्यूम दिया है, देन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। इन तीन केस में, किसी भी तीन केस अगर आपको गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉब्लम में, तो ये तीन केस के बेसिस पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लो। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, फर्स्ट केस नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, अगर आपको गिवन मास दिया हुआ है, तो सीधा क्या करना है, गिवन मास कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पहले हम पूरा क्लियर लिखते हैं, कंप्लीट। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, अगर आपको गिवन मास दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन मास ऑफ एनी सबस्टांस अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सबस्टांस, मोलर मास। ये फॉर्मूला हो गया, एक तरह से बेसिक फॉर्मूला हो गया। या इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एन नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, अगर आपको गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से, और उसको मोलर मास से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उसी के। किसी भी सबस्टांस का अगर आपको गिवन मास दिया हुआ है, तो उसी सबस्टांस के मोलर मास से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको मान लो किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है एसटीपी कंडीशन पे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बताइए। तो इसमें बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन, एसटीपी, और वो किसमें होना चाहिए, वॉल्यूम इन लीटर होना चाहिए, अपॉन क्या होना चाहिए, नीचे 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो। ये तरीका है आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एन इज इक्वल टू जीवी लीटर में होना चाहिए एट एसटीपी कंडीशन अपॉन 22.4 लीटर। इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि वॉल्यूम जो है क्वेश्चन में आपको लीटर में नहीं देके मिलीलीटर में दे देगा, या मान लो सेंटीलीटर में दे देगा, या मान लो आपको समथिंग सेंटीमीटर क्यूब में दे देगा, या मान लो आपको डेसीमीटर क्यूब में दे देगा। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको उसी में पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा आपको गिवन वॉल्यूम लीटर में रखना है, लीटर में दिया हो तो ठीक है, अगर किसी और यूनिट में है तो कन्वर्ट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। नंबर ऑफ मूव्स अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ मूव्स कैसे निकालेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। अगर आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का तो कैसे निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे, कैसे नंबर ऑफ मूव्स निकालेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, सिंपल। ठीक है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, गिवन पार्टिकल्स को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में n लिखे हैं और यहाँ पे na से डिवाइड कर दो, इस तरह से नंबर ऑफ मूव्स निकालते हैं। तो दे आर थ्री बेसिक फॉर्म टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मूव्स, फर्स्ट केस क्या बोले, किसी भी सबस्टेंस का अगर आपको मास गिवन है देन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मूव्स, कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम गिवन है एसटीपी कंडीशन पे देन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मूव्स। हाउ, if volume is given for any gas at STP condition then we can calculate the number of moles by dividing with 22.4 liter। ये कहां से आ रहा है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिया हुआ है किसी सबस्टेंस का देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, जस्ट डिवाइड विथ एवोगैड्रो नंबर। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन अगर मैं यहां से पूछूं आपसे, ये बताओ कि आगे दिस फॉर्मूला, द फर्स्ट फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है, लिक्विड सबस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है या गैसियस सबस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। तो हम आपका आंसर जो रहेगा मेरा, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसियस सबस्टेंस। ध्यान रखिएगा, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मैंने पूछूं कि ये जो फॉर्मूला है सेकंड फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम वाला, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड सबस्टेंस के लिए, गैसियस के लिए या लिक्विड के लिए, तो हम बोलेंगे ऑलवेज दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ऑलवेज फॉर गैसियस सबस्टेंस। तो ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल और केवल गैसियस सबस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा ओनली। और ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिया हुआ है तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये भी आपका सॉलिड लिक्विड गैस के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। ये भी तीनों के लिए एप्लीकेबल है, ये भी तीनों के लिए एप्लीकेबल है, बट सेकेंड केस जो है गिवन वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला है वो केवल गैसियस सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है। यहां तक क्लियर है, बोलिए समझ में आ रहा है। अब एक करके हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये तीन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए और ये तीन फॉर्मूला आपको धीरे धीरे इतना न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि धीरे धीरे ये तीन फॉर्मूला जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। रटना नहीं है, जस्ट समझना है आपको। क्लियर है यहां तक? नोट कीजिए आप लोग, अच्छे से नोट कीजिए। तो मिटा दें यहां से, आगे बढ़े, मिटा दें, चलिए। तो थ्री बेसिक फॉर्म पढ़ रहे थे टू कैलकुलेट, थ्री बेसिक फॉर्म टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। पहला बेसिक फॉर्म जो था, अगर आपको गिवन मास दिया हुआ है, सपोज पहला केस जो था गिवन मास अगर दिया हुआ है, तो गिवन मास दो तरीके से दिया जा सकता है। गिवन मास अगर आपको दिया हुआ है तो गिवन मास आपको दो तरीके से दिया हो सकता है। एक हो सकता है कि एटॉमिक मास गिवन हो, एक आपको क्या गिवन हो, एटॉमिक मास। इन केस ऑफ एटम हो सकता है, इन केस ऑफ एटम गिवन हो, या इन केस ऑफ मॉलिक्यूल गिवन हो, ठीक है। एटॉमिक सबस्टेंस के लिए एटॉमिक सबस्टेंस का मास गिवन हो, एटॉमिक सबस्टेंस का मास गिवन हो, और इधर आपका मॉलिक्यूलर सबस्टेंस का मास गिवन हो।
ठीक है, एटॉमिक सब्सटेंस का मास गिवन हो, मास इज गिवन, या आपका मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का मास आपका क्या हो, गिवन। तो इस केस में फॉर्मूला सेम है। इस केस में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले केस में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाले केस में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बताओ। नंबर ऑफ मोल्स के केस में क्या निकालेंगे, जो गिवन मास है एटॉमिक सब्सटेंस का, जो गिवन मास है, तो गिवन मास जो है आपका जो भी गिवन दिया हुआ है W अपन क्या कर देंगे नीचे यहाँ पे। इसके लिए मोलर मास क्या यूज होता है, एटॉमिक, इन केस ऑफ एटॉमिक के लिए मोलर मास के केस में क्या यूज करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास यूज करेंगे। और इसके लिए क्या यूज करेंगे, अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का मास गिवन है तो हम लोग क्या यूज करेंगे सेकेंड केस के लिए कि N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का अगर आपको गिवन वेट दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है, तो नीचे किसे डिवाइड करते हैं, मोलर मास से, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसके लिए मॉलिक्यूलर के केस में हम लोग मोलर मास के केस में क्या लिखते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास या हो या ग्राम एटॉमिक मास हो, दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मोलर मास ही यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन हो तो जस्ट मोलर मास से डिवाइड कर दो। हम एक तोड़ के बता दें कि एटम केस में दिया हो तो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करो, और अगर आपको मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का मास गिवन है तो आप किससे डिवाइड कर दो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, इसी को मोलर मास भी बोलते हैं। ये फर्स्ट केस है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड, कई बार हम लोग ग्राम एटम से भी जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे हम लोग ग्राम एटम से बोलते हैं, और कई बार यहाँ पे इसको हम लोग ग्राम मॉलिक्यूल से भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फोर्थ केस एक और हो सकता है, अगर मान लो इन केस ऑफ आयन है, सपोज इन केस ऑफ आयन है, अगर उसका आयनिक सब्सटेंस का आपको मास गिवन है, मास अगर आपको गिवन है, तो उस केस में आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो वेट ऑफ आयंस अपॉन क्या करेंगे, वेट ऑफ आयंस, इसका आप लोग क्या करना, आयंस का आपको मोलर मास आप इसको लिख देंगे। तो जैसे Na+ का मोलर मास क्या होगा, वही ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, सिंपल है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ग्राम केस में। सेकेंड केस है कि अगर आपको गिवन पार्टिकल्स दिया हुआ है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, तो ये क्या मतलब है, कैसे फॉर्मूला आया, आपको पता होना चाहिए कि Na particles is equal to how many moles, Na particles of any substance is equal to how many moles, 1 mole। ये तो पता है ना, as we know that according to the definition of mole, as we know that Na particles is equal to 1 mole, then 1 particles is equal to कितना हो जाएगा, 1 upon Na mole। तो अगर आपको n पार्टिकल्स दिया हुआ किसी भी सब्सटेंस का, इफ n पार्टिकल्स आर गिवन ऑफ एनी सब्सटेंस, देन हाउ मेनी मोल्स, तो इसको आप क्या करोगे, यूनिटरी मेथड, n अपॉन Na मोल हो जाएगा, सिंपल। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। अगर आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, इसको Na से डिवाइड कर दो। ये जो फॉर्मूला आ रहा है समझ में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। थर्ड केस भी आपको बता दिए, थर्ड केस में आपको क्या करना है, पता होना चाहिए। थर्ड केस, अगर आपको गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है किसी भी गैस का, गिवन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंडीशन, तो क्या करते हैं बताओ, एसटीपी कंडीशन पे बताइए। आपको इतना पता होना चाहिए, एसटीपी कंडीशन में हम लोग कैसे निकालते हैं, हम स्टेटमेंट लिखवाए थे एसटीपी कंडीशन पे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज हाउ मेनी वॉल्यूम, 22.4 लीटर एट एसटीपी कंडीशन। मतलब 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है कितने वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए, कितने मोल ऑफ गैस के लिए, 1 मोल के लिए। आ रहा है समझ में, तो यहां पे उल्टा करके लिख दें, 22.4 लीटर ऑफ गैस हैज 1 मोल एट एसटीपी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन। यहां पे हम लिखते हैं सीधा करके, तो 1 लीटर ऑफ गैस हैज हाउ मेनी मोल, 1 अपॉन 22.4 मोल एट एसटीपी कंडीशन। तो अगर आपको दे दिया सपोज V लीटर ऑफ गैस दे दिया है किसी भी गैस का, तो कितना मोल हो जाएगा, V लीटर एट एसटीपी कंडीशन, गिवन वॉल्यूम जिसको बोल सकते हैं, अपॉन कितना 22.4 लीटर से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका मोल। आ रहा है समझ में। तो आपको रटना नहीं, जस्ट आपको समझना है, ध्यान रखेंगे। ये 3 बेसिक फॉर्म है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आ रहा है समझ में। अगर गिवन मास दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो,
गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस का, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसियस सब्सटेंस हो, सभी सब्सटेंस के लिए अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जस्ट एन से डिवाइड कर दो। अगर किसी भी गैस, एनी गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए अगर वॉल्यूम गिवन है एट स्टिकी कंडीशन पे, तो जस्ट आप किससे डिवाइड कर दो, 22.4 लीटर से। ध्यान रखेंगे। यहां तक बात समझ में आया? क्लियर है यहां तक? बोलिए, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन हम लोग न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। वन बाई वन हम लोग न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग धीरे धीरे। तो तीन चीज आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और बता देते हैं कि कभी कभी ग्राम एटम्स भी टर्म आपको लिखा हुआ रहेगा, ग्राम एटम्स, ग्राम आयंस और ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये तीन टर्म आपको मिल सकता है, कंफ्यूज करने के लिए देता है। मॉडर्न डे में इसी तीनों टर्म को हम लोग मोल बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। ग्राम एटम्स, ग्राम आयंस और ग्राम मॉलिक्यूल्स को तीनों को ही मॉडर्न लैंग्वेज में नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बट आज के डेट में भी ग्राम एटम्स कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा और ग्राम आयंस भी लिखा हुआ मिलेगा, बट ग्राम मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेगा। ग्राम मॉलिक्यूल्स की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स ही मिलेगा। तो कंफ्यूज मत करना, ग्राम एटम्स जस्ट लाइक क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, ग्राम आयंस भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। ग्राम एटम्स, ग्राम आयंस, तो मॉडर्न डे में ये सब यूज होता है। एक दो क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स and atoms in the following ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड एटम्स इन द फॉलोइंग। आपको ग्राम एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड एटम्स। ग्राम एटम्स क्या है, अभी बात की है। ग्राम एटम्स कंफ्यूज करने के लिए देता है, ग्राम एटम्स पूछ रहा है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द ग्राम एटम्स, मतलब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोले, ये ग्राम एटम बोले, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, ठीक है, ये एन पूछ रहा है आपसे, और एटम्स निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपका है 40 ग्राम ऑफ नियोन, सेकेंड है 40 ग्राम ऑफ नियोन, सेकेंड है 71 kg ऑफ क्लोरीन एटम, एट मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, फोर्थ है 22.4 ग्राम ऑफ आयरन आइटम्स, फिफ्थ है, एक और देखते हैं, एट ग्राम ऑफ सल्फर आइटम्स। आपको सभी का क्या निकालना है, सभी का आपको निकालना है ग्राम एटम्स या एटम्स, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, इसको निकालना है। पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर हम लोग बात करते हैं। पहले नोट कर लीजिए। कर लिए नोट, डिस्कस करें। अब इस पर देखो, नियोन एटम में क्या दिया हुआ है, मास, क्लोरीन में क्या दिया हुआ है, मास, ऑक्सीजन में क्या दिया हुआ है, मास, आयरन एटम में क्या दिया हुआ है,
मास, सल्फर एटम क्या गिवन दिया है, मास। क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना है, एटम्स निकालना है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना है और एटम्स निकालना है। तो एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, ग्राम एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोलेगा या नंबर ऑफ मोल्स बोलेगा, ठीक है, या नंबर ऑफ मोल्स बोलेगा। तो कैसे निकालेंगे, अगर मास दिया हुआ है तो हम लिखते हैं गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को मोलर मास बोलते हैं। और एक बार आपको नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे बताओ। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए अगर मोल पता चल गया है, मोल पता चल गया है, उसको क्या कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, मोल पता है, तो मोल से को क्या कर दोगे, मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, गिवन मास दिया हुआ है सभी का, सभी का गिवन मास दिया हुआ है, बट इसमें ध्यान देंगे कि कहीं केजी दिया हुआ है, कहीं मिलीग्राम दिया हुआ है, कहीं माइक्रोग्राम भी दे सकता है, तो सभी को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। तो कैसे निकालेंगे बताओ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी को हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं। तो कितना दिया हुआ है नियोन का, गिवन मास 40 ग्राम, यहाँ पे लिखते हैं 40 अपॉन, अब नियोन का कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास, नियोन का आपको बताया था स्टैंडर्ड अप टू 20, एटलीस्ट 20 तक याद ही रखना है। तो कितना होता है 40, कितना होता है, सॉरी 20 होता है, तो कितना हो जाएगा 2। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स 40 ग्राम, नियोन में कितना होता है 2। अगर नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया नियोन का, 40 ग्राम ऑफ नियोन का कितना मोल्स होता है 2 मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएंगे 2 इंटू Na एटम्स, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सेम वे अब 71 केजी गिवन मास दिया हुआ है, तो उसको ग्राम में चेंज कर लो। तो केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया गिवन मास ऑफ क्लोरीन एटम। अब बताओ क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, गिवन मास दिया हुआ है तो किससे डिवाइड करेंगे, इसके ग्राम एटॉमिक मास से या मोलर मास से। कितना होता है 35.5। अब 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 71, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया कितना 2 इंटू 10⁻³ मोल्स। मतलब कि 71 kg ऑफ क्लोरीन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे 2 इंटू 10⁻³। और इतना मोल्स हो गया तो एटम्स कितने हो जाएंगे क्लोरीन का 2 इंटू 10⁻³ इंटू Na। आ रहा है समझ में, बोलिए आ रहा है समझ में। 8 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, ऑक्सीजन एटम का कितना गिवन मास दिया हुआ है 8 मिलीग्राम। तो फिर से किसमें कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में होता है तो आपको कन्वर्ट करना होगा ग्राम में। तो 8 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्या करोगे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे 8 इंटू 10⁻³ होगा। अब ये बताओ ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है या मोलर मास कितना होता है 16। अब इसको 8 2 जा 16 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 0.5। और हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ मोल। मतलब 8 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने ग्राम एटम्स होंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 0.5 इंटू 10⁻³ और नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बताओ 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू Na। बोलिए आ रहा है समझ में। अब इसमें बात करते हैं 22.4 ग्राम ऑफ आयरन दिया हुआ है, तो कैसे निकालोगे, कितना दिया हुआ है 22.4 ग्राम। गिवन मास कितना दिया हुआ है आयरन एटम का 22.4 और इसमें कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास बताओ 56 होता है। कितना होता है 56, जैसा आपको बोले थे याद रखने के लिए 56 होता है। अब 56 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 और 2 22, मतलब कितनी बार हो जाएगा बताओ। ये आपको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से तो 4 बार में चला जाएगा, बट इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कितना होगा 0.4 डेसिमल में तो लेना होगा, तो मतलब 0.4 नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हो गया। मतलब 22.4 ग्राम ऑफ आयरन में कितने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हैं 0.4। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 22.4 ग्राम ऑफ आयरन में 0.4 मोल। तो 0.4 मोल ऑफ आयरन में कितने एटम्स होंगे मल्टीप्लाई कर दो, जितना मोल उसको उतने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 8 ग्राम ऑफ सल्फर है, 8 ग्राम सल्फर में कितने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स है। तो गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास देते ही आपको दिमाग में हॉन्ट करना चाहिए कि कैसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो जस्ट उसके ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। 8 अपॉन सल्फर का कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास 32, डिवाइड कर दें
8 4 जा 32, 1/4 हो गया, मतलब यहाँ पे 1/4 मोल्स है। इसको डेसिमल में भी कर सकते हो या सीधा सीधा ऐसे ही रख दो, और इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितना हो जाएंगे, 1/4 मोल में 1/4 इंटू एन। आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए नंबर ऑफ ग्राम एटम बोलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम बोले कैलकुलेट करने के लिए या नंबर ऑफ मोल्स बोले, सीधा सीधा। मॉडर्न डे में हम लोग नंबर ऑफ मोल ही बोलते हैं, बट कहीं कहीं पे आज के डेट में भी ग्राम एटम्स निकालने के लिए या ग्राम आइंस बोल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ग्राम एटम्स बोले या नंबर ऑफ मोल्स बोले, इस तरह से निकालेंगे। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखेंगे, गिवन मास दिया और किसी भी सब्सटेंस का, एटम का हो या मॉलिक्यूल्स का हो, सीधा सीधा उसके मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। नोट कर लीजिए यहाँ तक। बोलिए आ रहा है समझ में, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिठा दें। एक दो और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। Calculate the number of moles in the following. First question है 20 ग्राम of NaOH. Second है 1.8 ग्राम of ग्लूकोज। थर्ड क्वेश्चन है 63 मिलीग्राम ऑफ H2C2O4 2H2 ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट। फोर्थ हो जाएगा आपका 71 माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरीन। फिफ्थ हो जाएगा नेक्स्ट 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ठीक है। 30 kg ऑफ यूरिया। सेवंथ एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक इनफ प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट 20 ग्राम ऑफ SO3। एट ग्राम ऑफ O2 गैस। कि 11 ग्राम ऑफ CO2 गैस। 10 लिख लेते हैं। मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए ये 10 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। सभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास गिवन है। सभी में क्या गिवन है, मास गिवन है। और मास जब गिवन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सभी में ये करना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी से। कर लिए नोट, बोलिए कर लिए नोट। सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं। सभी में एक ही काम करना है, सभी में गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ, सभी में आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास से कैसे निकालते हैं, मोलर मास से उसी सब्सटेंस का डिवाइड कर देते हैं। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। अब बताओ NaOH का मोलर मास कितना होता है, अब इसको निकाल लो। 23 + 16 + 1। अब बार बार नहीं लिख के निकालेंगे, अब इसको डायरेक्ट आना चाहिए आपको भरवली। 23 + 16 + 1 कितना होगा, 40। ये भी ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, 1/2।
तो 1/2 कितना हो गया मोल्स, 0.5 मोल। इसी तरह इसका भी निकालते हैं, कितना गिवन मास है 1.8 ग्राम। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अब इसका निकाल लो, निकालने बताए भी थे। C का कितना होता है 12, 12 6 72, हाइड्रोजन का 1, 1 into 12 12, O का 16, 16 6 96, 96 प्लस 12 प्लस 72 कितना हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। इसको कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा 0.01, 0.01 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 0.01। इसी तरह इसका भी निकालते हैं, ऑक्जेलिक एसिड 2H2 है, तो इसमें भी क्या निकालेंगे, गिवन मास कितना है 63 मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, क्योंकि नीचे मोलर मास ग्राम में होता है। तो क्या करेंगे, मिलीग्राम को ग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करना और 10⁻³ से। अब इसको निकालो, कितना होता है हाइड्रोजन का 1 into 2, 2 हो गया। कार्बन का 12, 12 2 24, 24 और 2 कितना हो गया 26। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, 16 4 जा 64, तो 64 प्लस 24 प्लस 2, और इधर वाटर का कितना होता है 18, 18 2 जा 36। इसको ऐड कर लो, कहीं पे ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, इधर ऐड कर देते हैं, हो जाएगा आपका 24, 64 और 36, तो 4 4 8 8 6 14, 1 कैरी 4 4 6 10 10 12, 124 कितना हो जाएगा 1। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, यहाँ पे 24, तो 26 होगा ना, सॉरी 26, तो कितना हो जाएगा 6 4 12 12 6 6 4 6 4 10 10 6 16, 1 कैरी 3 6 9 9 3 12, 126, ये सही है। तो कैंसिल करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 0.5 या हाफ इंटू 10⁻³ मोल। इसी तरह से क्लोरीन का भी निकालो। अब क्लोरीन क्या दिया हो माइक्रोग्राम। अब 1 माइक्रोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 10⁻⁻6 ग्राम, तो लिखो 71 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम अपॉन इसका कितना होता है मोलर मास क्लोरीन का 35, तो 35.5 2 71, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। अब आपको मोलिकुलर फॉर्मूला पता नहीं होगा तो निकाल नहीं पाओगे इसका मोलर मास, ठीक है। कैसे निकालते हैं, सभी एटम्स का ग्राम एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कर दो, गिवन मास कितना हो गया 3.42, और इसको ऐड कर लेना 12 144 प्लस 12 प्लस 11 इंटू 60, इसको अब ऐड करोगे तो आएगा 342, डिवाइड करोगे 0.01 मोल्स आ जाएगा। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO होता है। अब सभी को ऐड करो, NH2CO NH2 का आप निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 60 होगा, ऐड कर लो 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 कितना होगा 60। तो यहाँ पे आपका गिवन मास कितना दिया हुआ 30 kg, तो चेंज कर लो ग्राम में, हमेशा ग्राम में लिखेंगे 30 इंटू 10⁻³ अपॉन 60, कैंसिल करेंगे 2, तो हाफ इंटू 10⁻³। इसी तरह से SO3 का भी निकाल लो, कितना हो जाएगा 20 अपॉन SO3 का कितना होगा 32 प्लस 48, 32 प्लस 48 कितना हो जाएगा 80, कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4। इसी तरह से आप इसका भी निकाल लो 8 अपॉन कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 1/4 मोल्स। इसी तरह इसका भी निकाल लो, गिवन मास है 11, इसका कितना हो जाएगा 12 प्लस 32 44, ये हो जाएगा ये भी 1/4। इसका भी निकाल लो, N इज इक्वल टू गिवन मास 10 मिलीग्राम है, ध्यान रखेंगे मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कई बार लोग मिस्टेक कर देते हैं इस पे, -3/100, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा N इज इक्वल टू 10⁻⁻² मोल। आ रहा है समझ में, तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो धीरे धीरे करके हम लोग इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होते जाएगा, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करते जाएंगे और फॉर्मूला भी ध्यान में आते रहेगा, और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग ग्रिप बनाते जाएंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट, सारे न्यूमेरिकल्स में। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर यहाँ तक, नोट कर लीजिए, ठीक है। और आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप, ठीक है, जुड़े रहे। चलिए, थैंक यू।